विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और हमारा जो अध्याय चल रहा था वो बच्चों आपको याद ही होगा, अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। अभी तक हमने इसमें पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाकर दिया है इसको, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा जो लेसन अपना जो है वीडियो तैयार करें और आप अच्छे से अच्छे पढ़ें। तो उसी कोशिश को जारी रखते हुए आज हमारी क्लास शुरू होती है। और नवीन प्रवृत्तियों में 1991 की बात हुई थी हमारी, जुलाई 1991 में हमारे जो आर्थिक सुधार हुए थे वो आपको मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि उस पर हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम। तो पहला आर्थिक सुधार कौन सा था? उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। अगर ये तीनों पॉइंट आप समझ चुके होंगे तो अगला जो हमारे लेसन में आपके सिलेबस में जो पॉइंट है वो है स्वदेशी अवधारणा। स्वदेशी अवधारणा को हम समझेंगे। इसमें एक प्रभावशाली आर्थिक रणनीति है ये। स्वदेशी की बात आज वर्तमान में भी होती है और वर्तमान में अगर इसका अर्थ आप लिखते हैं या छोटा क्वेश्चन आता है तो स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे आप। सबसे पहले आपको पता ही होगा, स्वयं के देश का निर्मित माल, निर्मित वस्तुएं और सेवाएं, ये सब कुछ हम इसमें लिख सकते हैं। स्वयं के देश का, ये बहुत सरल पॉइंट है बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनते हैं और नॉर्मली आप देखते हैं तो भी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। स्वदेशी का अर्थ है स्वयं के देश का। अगर इसको आप परिभाषा के तौर पर लिखेंगे तो स्वयं के देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अपनाया जाना स्वदेशी अवधारणा कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्वदेशी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब हमने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था या पहले भी आप पहले की कक्षाओं में अगर पढ़ा होगा तो उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका स्वदेशी चीजों को अपनाने पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था। तो वही चीज यहाँ पर स्वदेशी वस्तुओं के बारे में आता है। अगर आज भी अगर स्वदेशी कंपनियों के नाम हम जाने तो टाटा, गोदरेज, अमूल, बजाज, पतंजलि, कई ऐसी आप इससे भी ज्यादा उदाहरण आप खोज सकते हैं और ये आप लिख लीजिएगा। ये सारी चीजें नोट्स बना लीजिएगा और सारी चीजें आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। WTO का प्रभाव हमने उसमें देख लिया है। WTO का फुल फॉर्म बताइए बच्चों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज आप पहले उसे पढ़ लीजिए। तो WTO का प्रभाव क्या था इसमें स्वदेशी आंदोलन में? जब विश्व व्यापार संगठन जो है उसने सभी देशों को मिला, सदस्य देशों को मिलाकर जो एक मंच बनाया था उसमें व्यापार समझौते होते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो विकसित देश हैं उन्होंने उनकी शर्तें नहीं मानी और बहुत सारे जो शर्तें हैं या समझौते हैं उनको तोड़ने की कोशिश की और विकासशील देशों पर दबाव बनाया। इसलिए हमें स्वदेशी अपनाना बहुत जरूरी है। एक वर्ड आजकल आप सुनते होंगे बच्चों, और ये आया है, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। बच्चा जानता है आत्मनिर्भरता। ये लॉकडाउन में जब हमारी स्थिति अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो गई थी तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की बात की थी। ये यहीं पर अगर इस वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे तब भी वो सही होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता जो है लोकल को वोकल करेगा, है ना। ये आपने मन की बात में सुना होगा तो ये बात यहीं पर आती है। अगले हम पढ़ेंगे उसके लाभ क्या होते हैं। पॉइंट्स में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्रभाव यानी स्वदेशी की अवधारणा का प्रभाव और लाभ हम देख लेते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला पॉइंट वाइज आपके दे रखे हैं, आप इन्हें उतार सकते हैं। पहला है स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। बिल्कुल आसान है कि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो बिल्कुल स्वदेशी वस्तुओं की जो है वो मांग बिल्कुल बढ़ेगी। दूसरा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। बिल्कुल जब हम अपने ही यहाँ के श्रम का उपयोग करेंगे, यहीं के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, यहीं का कार्य यहीं होगा तो बिल्कुल रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
ये पाठ 14 में हम देख चुके हैं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय बिल्कुल बढ़ेगी, हमारा यहाँ का पैसा जो है वो यहीं पर लगेगा और यहीं से उत्पादित होकर हम यहीं उपयोग करेंगे, देश की चीजें देश में ही लगेंगी, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। चौथा, आयातों में कमी और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत। ये स्थिति जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। 1991 का आर्थिक सुधार हमें क्यों करना पड़ा, क्यों हमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण जो है वो अपनाना पड़ा, क्योंकि निर्यात हम कर नहीं पा रहे, आयातों में हमें कमी करनी है। जब हम आयात करते हैं तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है, जो पैसा है वो विदेशों में जाता है। तो अगर हम यहीं पर उत्पादन करेंगे, यहीं की वस्तुओं का जो है उपयोग करेंगे, तो हमें जो है कुछ खरीदना नहीं होगा और विदेशी जो हमारी मूल्यवान जो विदेशी मुद्रा है वो बच जाएगी। पांचवा भी ध्यान से समझते हैं, धन निष्क्रमण पर रोक। धन निष्क्रमण, ये जब आप थोड़ा सा पीछे जाएं बच्चों, जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जिस प्रकार की व्यापार नीति अपनाई थी, उस प्रकार की व्यापार नीति से हमारा जो धन है, यानी भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो धीरे धीरे कंगाल हो गया। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की व्यापार नीति अपनाई थी, उससे सारा जो धन है वो निष्क्रमण हो गया था। और ये आपके सिलेबस में भी है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ध्यान से लिया है और आप भी ध्यान से सुने। दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निष्क्रमण सिद्धांत पर सभी भारतीयों का जो है वो ध्यान आकर्षित किया था और बताया था कि हमारा जो धन है, जो भारत का धन है, वो ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज जो हैं किस प्रकार से भारत से बाहर ले जा रहे हैं। और छठा है आत्मनिर्भरता, ये हम समझ चुके हैं और समझ चुके हैं। हम खुद जब चीजें बनाएंगे और अपने देश के लिए कार्य करेंगे तो हम आत्मनिर्भर होंगे और वर्तमान स्थिति में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लास्ट है राष्ट्र प्रेम की भावना में वृद्धि। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो अपने आप हमें राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम की भावना बढ़ती है। तो उम्मीद है बच्चों ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, खूब